So very good morning children. Welcome back to the video 2 part number 2 class 12 physics chapter 4 moving charges and magnetism. So in the last part 1 video we discussed about the Biot-Savart law and the application of Biot-Savart law to find the magnetic field intensity at any point on the axis of a current carrying lobe. And now we are going to find the magnetic field on the axis of a current carrying, it's not axis, actually inside the magnetic field due to a current carrying solenoid, and inside the solenoid what is a magnetic field due to the current flowing in it, and then a toroid. So for doing that, even you can go for this Biot-Savart law, but that will be a very long calculation. But we have a similar law now, like we have learned in chapter 1, Gauss law. So वहाँ पर हमने फ्लक्स फाइंड करने के लिए गॉस लॉ का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो गॉस लॉ का एप्लीकेशन एक्चुअली फ्लक्स फाइंड करने के लिए नहीं था. It was for finding the electric field intensity due to a straight conductor, due to a plane sheet, and due to a spherical shell. So spherical shell तो आपके सिलेबस से अभी हट गया है, लेकिन बाकी दोनों एप्लीकेशन है वहां पे. So similar to Gauss law, we have a law here that is Ampere's law, और इसको एम्पियर्स लॉ भी बोल सकते हैं, या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी, या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी बोल सकते हैं. तो ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर टू गॉस लॉ है. इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I. So Gauss law तो था integral E dot ds, which was a flux actually. Flux integral E dot ds, which was flux actually, is equal to Q upon epsilon naught. मतलब 1 upon epsilon naught times Q enclosed. So हम Gauss law को सिर्फ इतना ही लिखते थे, phi is equal to Q enclosed upon epsilon naught. लेकिन actually phi जो है वो E dot ds का इंटीग्रेशन, और वो भी पूरा क्लोज सरफेस है. गॉसियन सरफेस वाज है क्लोज गॉसियन सरफेस. सो इसलिए जहां से शुरू होती है वहीं खत्म होता है, तो उसको कोई अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं बोल सकता. तो जिसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं होता, मतलब जहां से शुरू वहीं खत्म है, तो उसको आप क्लोज इंटीग्रल लिखना पड़ता है. वैसे ये भी क्लोज्ड लूप है, क्लोज लूप का इंटीग्रल है. तो ये सरफेस पे है और ये सरफेस पे नहीं है, ये वन डायमेंशन, मतलब इट वाज लाइक ए प्लेन. 3 डायमेंशन में उसका सरफेस को आप इंटीग्रेट करते थे, पूरी सरफेस पे आप इंटीग्रेशन लेते थे. लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये 2 डायमेंशनल है, लेकिन अब 1 डायमेंशन में मतलब उसके सिर्फ लेंथ पे आपको इंटीग्रेट करनी है, ओनली द लेंथ. क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ लेंथ इंटीग्रेट होगी, यहाँ पे एरिया, सरफेस एरिया इंटीग्रेट होता है. सो दैट इज द डिफरेंस. यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में आ रहा है और यहाँ पे म्यू नॉट मल्टीप्लाई में आएंगे, राइट. वो तो इसका फॉर्मूले में भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो 4 पाई में एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में था, लेकिन 1/4 पाई फिर म्यू नॉट डिनोमिनेटर में नहीं, म्यू नॉट न्यूमरेटर में आया. सो यहाँ पर म्यू नॉट न्यूमरेटर में ही है और Q एनक्लोज न्यूमरेटर में है, लेकिन यहाँ पे I पासिंग थ्रू, I एनक्लोज एक तरह की पासिंग थ्रू, which is I is a current here. So how will I explain this formula actually? So ये तो सिर्फ सिमिलैरिटी बताया मैंने. So but the formula how can I explain? That is a very simple thing. If there is a magnetic field existing, okay, and you are considering an imaginary loop. This is an imaginary, जैसे imaginary Gaussian surface, an imaginary loop. Okay, so इस imaginary loop कि जो भी लेंथ होगी वो dl का इंटीग्रेशन होगा, और सो इसका एक छोटा सा पार्ट होगा dl एक्चुअली. सो इमेजिनरी लूप का इंटीग्रेशन जो होगी वो सो b इंटू dl या b डॉट dl एनीवे, b dl cos थीटा, और दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स. सो इसकी वजह से
इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी जो होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है विथ लाइन इंटीग्रल के साथ इक्वेट होगा, वो किससे, म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दिस द इमेजिनरी लूप का जो सरफेस है यहाँ में, और इस सरफेस के अंदर से अंदर की तरफ कोई करंट पेनिट्रेट हो सकता है या बाहर की तरफ भी पेनिट्रेट हो सकता है। सो ये सरफेस के अंदर से छेद करके निकलने वाली जो करंट को ही आप यहां पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पे वो सरफेस के अंदर पाया जाने वाला चार्ज को अपन क्यू एनक्लोज चार्ज, और वो बाहर अगर कोई चार्ज अगर फाइंड होता है तो उसकी इस्तेमाल यहां पे नहीं होता था। इसी तरह यहां से अगर कोई करंट जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, यहां से कोई करंट जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर से, इस सरफेस के अंदर से जो करंट जाएगा उससे मतलब है। तो यहां पर जो भी फिगर होगी वो 2 डायमेंशनल होगी, और वहां पे जो भी फिगर था वो 3 डायमेंशनल था। सो 3 डायमेंशनल फिगर का सरफेस एरिया देख रहे थे अपन, क्लोज्ड सरफेस का एक सरफेस एरिया देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस का आप बाउंड्री देखेंगे, मतलब ओनली द लेंथ देखेंगे। सो लेट्स सी हियर, हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे अपन इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज एम्पियर एंड सर्क्यूटल लॉ या एम्पियर्स लॉ, और ये एम्पियर्स लॉ या इतना ही है ना, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द इमेजिनरी लूप या ऑफ द लूप। बट हम जानते हैं कि ये जो लूप अपन लेंगे तो ये इमेजिनरी लूप होगी। सो लेट्स गो फॉर सोलेनॉइड। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन, इनफिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड। सो ये सोलेनॉइड जो है 10th क्लास में भी आपने इसका डायग्राम देखा होगा। सो एनीवे लेट्स सी दैट सोलेनॉइड जो है बहुत सारे टर्म्स, उसमें थोड़ा थोड़ा गैप है जिसकी वजह से उसके एक लेंथ बन जाती है। सो ये इनफिनिटली लॉन्ग है तो मैंने छोटा सा बनाया, लेकिन इट इज इनफिनिटली लॉन्ग। ओके, इनफिनिटली लॉन्ग यहाँ पे बना नहीं सकता। तो इसके अंदर अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है ना, so according to right hand thumb rule, जो आपने 10th क्लास में सीखा, right hand thumb rule which shows the direction of the current and even direction of the magnetic field. So if the current is moving like this, then this will be the direction of magnetic field. Or for a straight conductor, if this is the current, then this will be the direction of magnetic field. So ये vice versa होता है। अगर ये करंट को दिखाएगा तो curl of your finger will show magnetic field. अगर कर्ल ऑफ द फिंगर अगर आपके करंट के डायरेक्शन को दिखाएंगे, करंट घूम घूम के जा रहा है, क्योंकि ये सोलेनॉइड है तो ये कॉइल जैसा है, तो करंट जब घूम घूम के जाता है तो ये देन इफ दिस इज द रोटेशन देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ दिस इज द रोटेशन एंड देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इज डेफिनेट हियर। सो ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, सो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम एक इमेजिनरी एम्पियर एंड लूप यहां पे कंसिडर करेंगे। सो वो इमेजिनरी एम्पियर एंड लूप यहां पे जो कंसिडर करेंगे, हमेशा ध्यान रखना जो फॉर्मूला है वो हमसे कहता है कि B डॉट dl इज इक्वल टू V नॉट IA, और वो भी क्लोज इंटीग्रल है। क्लोज इंटीग्रल का मतलब है वो पूरा राउंड लगा के आएगा, यहां से स्टार्ट है वहीं पे खत्म होगी। सो अगर आप सर्कुलर लूप लेंगे तो यहां से स्टार्ट है तो बिल्कुल यहाँ पे खत्म। सर्कुलर लूप तो बहुत ही आसान लूप है जो स्टार्टिंग पे खत्म होती है ना। सो इवन रेक्टेंगुलर लूप भी सही है, क्योंकि यहां से स्टार्ट होगा तो फिर ये ऐसे करके आप यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर वाला लूप भी सही है। सो कोई भी 2 डायमेंशनल वाला सरफेस एरिया पैदा करने वाला कोई एक लूप चाहिए, उसकी बाउंड्री। So anyway, उसका boundary anyway 1 dimensional है। So what I'm going to do is I'm going to draw a rectangular loop। और ये rectangular loop, circular loop ये वगैरह अपन अलग अलग क्यों लेंगे और कब कौन सा लेना है, circular loop कब लेना है, rectangular loop कब लेना है, ये कैसे समझ में आएगा? Very simple, symmetry। क्योंकि ये जो B डॉट dl है, B dl cos थीटा है। B dl cos थीटा में अपन 2 वैल्यू परफेक्टली जानते हैं, वो है
cos 0 का वैल्यू 1 है और cos 90 का वैल्यू 0 है। सो यहाँ पर इसका लूप को सेलेक्ट करने का 3 तरीका होता है, मतलब 3 कारण होता है। पहला है कि या तो 0 डिग्री पे होना चाहिए थीटा, नहीं तो 90 डिग्री पे होना चाहिए, नहीं तो b का वैल्यू वहां पे 0 होना चाहिए। b का वैल्यू 0 है तो भी फिर कैलकुलेशन इजी होती है ना। cos 0 है तो भी ये b dl ही आएगा, फिर cos 0 तो 1 होता है, और cos 90 है तो फिर एंटायर सिस्टम में 0 हो गया। सो या तो 0 डिग्री नहीं तो 90 डिग्री, नहीं तो b का वैल्यू वहां पे 0। तो इन तीनों में से कोई एक केस फिट होना चाहिए, तब जाके अपन वो लूप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे सर्कुलर लूप लेने से प्रॉब्लम ये है कि फिर सर्कुलर लूप का अलग अलग डीएल आप लेंगे, डीएल मतलब स्मॉल करंट एलिमेंट है ना। जब आप यहाँ पे एक डीएल लेंगे, यहाँ पे एक डीएल लेंगे, तो ये सब टेढ़ा मेढ़ा डीएल्स है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो अलग अलग एंगल बनाएगा, मतलब cos 0 और 90 के अलावा भी एंगल्स होंगे, तो अपन को वो नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिया। इससे क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इससे 90 डिग्री है, इससे इसके साथ, और ये जो डीएल यहाँ पे जितने भी डीएल हो उसके साथ हो वो 0 डिग्री है, और यहाँ पे जितने भी डीएल है उसके साथ हो वो 90 डिग्री है, और यहाँ पर जो है वो भी 0 डिग्री मान सकते हैं आप। 0 या 180 तो 0 डिग्री मानेंगे। सो लेट्स गो फॉर द नेम ऑफ दिस लूप लाइक ABCD, और इसका जो लेंथ L मान सकते हैं आप, व्हाटएवर लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो मैं लेंथ ब्रेड्थ तो मान के यहाँ पे DL ऑलरेडी आ गया, तो इसलिए कोई और लेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका लेंथ को H मान लिया, ब्रेड्थ को B मान लिया। सो B डॉट DL में तो A टू B लेंगे, फिर इंटीग्रल B डॉट DL, प्लस B टू C में भी लेंगे इंटीग्रल B डॉट DL, और फिर C टू D में भी लेंगे इंटीग्रल B डॉट DL, और फिर D टू A में भी ले लेंगे इंटीग्रल B डॉट DL, और टोटल म्यू नॉट I। तो कितना I यहां पर है, यहां से लेकर यहां तक कितनी आईज है, कितनी करंट फ्लो है। तो ये करंट इसको चेंज कर रहा है, फिर एक और करंट चेंज कर रहा है। जितनी यहाँ पे टर्न्स होगी उतनी करंट होगी, तो उतनी करंट होगी, तो यहाँ पे NI लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन यहां से यहां तक की नंबर ऑफ टर्न्स कैसे फाइंड करेंगे? सो फॉर दैट वी आर डिफाइनिंग ए क्वांटिटी कॉल्ड नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर डेंसिटी इंटू लेंथ होगी। सो यूनिट वॉल्यूम करके हमने थर्ड चैप्टर में देखा था, तो वही सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लेंथ से मतलब है, यानी इतनी लेंथ पे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी, तो जितना जितना लेंथ बढ़ेगी उतना सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ेगा। तो नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू नंबर अपॉन लेंथ, और उसके बाद फिर अपन नंबर जो है नंबर डेंसिटी इंटू लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर जो नंबर आएगी वो नंबर जो आएगी वो अपन लिखेंगे नंबर डेंसिटी इंटू लेंथ। इसका जो लेंथ है h है ना, h इंटू y। और फिर यहां पर तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं मैं, म्यू नॉट n h इंटू y। सो ये n h जो है नंबर है, नंबर की जगह n h लिखा है nl, यहाँ पे लेंथ l नहीं है h है इसलिए, राइट। सो आप चाहे तो l भी लिख सकते हैं, लेकिन ये dl और l को फिर कंफ्यूज नहीं करना है इसलिए। और इंटीग्रल b डॉट dl की बात जब AB में करें तो AB में कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, इसीलिए B 0 है यहाँ पे, है ना। और एंटायर थिंग 0 हो जाएगी, और सो आप 0 इंटू 0 डॉट DL भी लिख सकते हैं चाहे तो, A टू B। और ये B टू C में B डॉट DL जो है B टू C में, तो B टू C में तो ये 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे तो B DL cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगी फिर। और ये जो B DL है CD में तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकता है उस तरफ भी हो सकता है, तो अपन एक बार 0 एंगल ही मान लेते हैं, है ना। वैसे तो 0 एंगल और 180 एंगल
तो प्लस में आएगा माइनस में आएगा, उससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वी आर ओनली टेकिंग द मैग्नीट्यूड, सो वी विल राइटिंग लाइक दिस बी डी एल cos 0 लिख लेता हूँ प्लस, सो यहाँ पे डायरेक्शन में इस तरह दिखाता हूँ ताकि ये डेरिवेशन में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन हो सकती है ना करंट का फ्लो के हिसाब से। और फिर ए टू डी में, डी टू ए में बी डॉट डी एल ये वाला, तो इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा बी डी एल cos 90 म्यू नॉट एन एच आई, एन के जगह एन एच लिख दिया। सो अभी आपको ढंग से दिख रहा होगा म्यू नॉट एन एच आई। ये इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं मैं, इंटीग्रल डी ए बी डी एल cos 90 म्यू नॉट एन एच आई। सो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आपको मिलने वाला ये है, सिंपल है फाइनल आंसर, ये तो 0 आएगी और ये cos 90 भी 0 आएगा और ये cos 0। सो इंटीग्रल बी डॉट डी एल तो इसका है सी डी, तो सी डी का तो डी एल टोटल एच है, सो बी एच आ जाएगा प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एच आई। सो एच और एच कैंसिल हो जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सो दैट इज अ सिंपल answer to this derivation, B is equal to mu naught Ni. So magnetic field due to a current carrying solenoid depends on what? The permeability inside. अंदर वैक्यूम है तो mu naught आएगी, अंदर वैक्यूम नहीं है कोई और मटेरियल है तो mu आएगा, magnetic permeability of the medium। और N is the number of turns per unit length, तो उसको कितना कस के बाइंड किया गया है। बहुत ज्यादा गैप में है तो नंबर ऑफ टर्न्स तो कम हो जाएगी, और गैप कम करके अगर आप इसको वाइंड करेंगे तो बिल्कुल नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होगा, और फिर करंट आप कितना इसके अंदर पास कर रहे हैं। सो अगर आप ज्यादा करंट पास करेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगी। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें कोई बड़ा सारा डेरिवेशन टाइप है नहीं, एक छोटा सा इंटीग्रेशन से काम हो जाता है। सो नेक्स्ट इज टोरॉइड। सो आप देखते हैं टोरॉइड में कैसे अपन ये सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके टोरॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे। सो टोरॉइड एक फाइनाइट सोलेनॉइड है। सो टोरॉइडल सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। एक सर्कुलर शेप है, यहाँ पे परफेक्ट सर्कुलर शेप नहीं आया है, सो लेट मी मेक इट ऑलमोस्ट ए सर्कुलर शेप। सो ए सोलेनॉइड टर्न्ड इनटू ए सर्कल इज कॉल्ड टोरॉइड। और ये टोरॉइड में आप तीन जगह पे इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, एक तो इनसाइड और एक टोरॉइड का कोर के अंदर और एक आउटसाइड। सो आपको फर्स्ट और थर्ड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगी, लेकिन सेकेंड रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, सो वी विल बी डीलिंग विद दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रीजन में क्या है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू और म्यू नोट आई जो है, आई में आई का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप कोई भी रीजन की बात करें तो उससे पहले अपन एक बार इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कैपिटल आर मान लेते हैं और इसका डिस्टेंस स्मॉल लेटर आर। ठीक है, एक इमेजिनरी लूप आपने लिया, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, तो उसके सिमेट्रिक एक लूप लिया हमने बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के जैसा। और इस लूप के अंदर से कोई करंट क्या नहीं कर रहा, कोई करंट यहाँ अंदर पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो उससे कम में है। सो इनसाइड में है सोलेनॉइड, ये जो टोरॉइड है, टोरॉइड के अंदर नहीं, टोरॉइड के बीच में जो खाली स्पेस है वहां पे देख रहे हैं, तो वहां पे देख रहे हैं तो म्यू नोट आई यहाँ पे 0 जाएगी, और यहाँ पर जो भी होगा बी इंटू और इसका जो ओवरऑल लेंथ होगी वो 2 पाई आर होगा, है ना। ओवरऑल जो लेंथ है इसमें एक एक टुकड़ा डीएल मानेंगे तो ये डीएल का जो ओवरऑल लेंथ है वो 2 पाई आर होगा, और ये जो बी और डीएल, ये बी है और ये डीएल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री, क्योंकि ये भी गोल गोल घूम रहे हैं, ये भी गोल गोल घूम रहे हैं, और दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होती है, क्योंकि वो कहीं एक दूसरे से टच नहीं कर रहा, तो एंगल 0 डिग्री है।
तो cos 0 लिख सकते हैं आप इसमें. So b into 2 pi r into 1 is equal to 0. तो रेडियस तो 0 हो ही नहीं सकता, फिर क्या 0 होगी? b 0, as radius cannot be 0. क्योंकि कोई भी सर्कल है तो उसको कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी. So let's go for the third region. नहीं तो सेकेंड रीजन करते हैं. सेकेंड रीजन में क्या है? सेम इंटीग्रल b डॉट dl इज म्यू नॉट I जो है, आप देखो हर बार कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से छेद करके बाहर जा रहा है, फिर अंदर से छेद, हर बार वो अंदर से छेद करके बाहर जा रहा है. मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? एक सिंगल डायरेक्शन में होल डालते हुए वो बाहर की तरफ जा रहा है ऐसे. सो वी हैव टू टेक इन दिस इटसेल्फ एज अ इमेजिनरी लूप. तो इसको इमेजिनरी एम्पियरियन लूप लेंगे तो इसके अंदर जो एरिया है, इस एरिया में एक बार तो ये जस्ट लाइक एक स्पिरल का बुक लेंगे आप, तो ये जो स्पिरल बाइंडेड बुक है उसका जो पेज है, उसके पेज में एक तरफ मतलब एक बार वो उसके अंदर एक छेद बना के बाहर निकलता है, फिर एक दूसरा पेपर में एक और छेद करके वो अंदर जाता है, फिर इस पेपर में तो हमेशा वो एक सिंगल डायरेक्शन में निकलता है. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली. सो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो म्यू नॉट n आई हो जाएगी, है ना. और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अपन को पता ही है क्योंकि ये फाइनाइट है, और इसमें भी चाहे तो आप इसका लेंथ से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये काफी है. अब इसमें b इंटू और 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई और b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई अपॉन 2 पाई r. इसमें मैं n अपॉन 2 पाई r लिख रहा हूँ. n अपॉन 2 पाई r, 2 पाई r इज एक्चुअली द टोटल लेंथ. तो n अपॉन 2 पाई r का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि 2 पाई r यहाँ पे लेंथ है. सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई भी लिख सकते हैं बिकॉज n upon 2 pi r is the number of turns per unit length. So where n is equal to number of turns per unit length. Unit length मतलब length से डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आता है ना. n is equal to n upon l भी लिख सकते हैं आप, n upon l. सो ये सेकंड रीजन में आ गया. अब आप थर्ड रीजन में देखिए. थर्ड रीजन बिल्कुल इसकी जैसा है. थर्ड रीजन है ना, थर्ड रीजन में बिल्कुल यही आएगा. और उसका रीजन ये है कि ये आई क्यों 0 आएगा. बाहर थर्ड रीजन में आपको बड़ा सा एक रेडियस लेनी पड़ेगी, तो यहां पर आपको लिखना है कि r इज ग्रेटर देन r. सो दैट इज ए इमेजिनरी रेडियस. ये स्मॉल लेटर r एक इमेजिनरी रेडियस है, जो एम्पियरियन लूप है उसका इमेजिनरी रेडियस है, या इमेजिनरी एम्पियरियन लूप का रेडियस है. इमेजिनरी एम्पियरियन लूप का रेडियस है ना. कैपिटल लेटर आर जो है इसका टोरॉइड का ओरिजिनल एवरेज रेडियस है, मतलब टोरॉइड के बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर तक की उसका सर्कल का सेंटर से टोरॉइड का जो सेंटर है ना, टोरॉइड जो स्प्रिंग जैसा बना हुआ है उसकी जो सेंटर है वहां तक की डिस्टेंस है ये आर, कैपिटल लेटर आर. और स्मॉल लेटर आर तो अपन अंदर के लिए छोटा सा एक इमेजिनरी सर्कल बनाया, और सेकेंड रीजन के लिए आर के बराबर की एक इमेजिनरी सर्कल बनाया. सो दिस इज वेयर आर इज इक्वल टू आर, है ना. और फर्स्ट वाले में आर इज लेस देन आर था, स्मॉल लेटर आर इज लेस देन आर था. सेकेंड ऑप्शन में आर इज इक्वल टू आर था, और थर्ड ऑप्शन में आर इज ग्रेटर देन आर. मतलब बाहर एक इमेजिनरी सर्कुलर लूप बना रहे हैं. और ये बाहर जो लूप बनाएंगे उसमें देखो ये पूरा सरफेस उसमें इंक्लूड होगी, तो यहां से जो करंट छेद करके बाहर जाएगा वो उसी सरफेस में वापस छेद करके अंदर भी जा रहा है. सो व्हेन ए करंट इज मूविंग आउट एंड करंट इज गोइंग इन एंड मूविंग आउट एंड गोइंग इन, मूविंग आउट एंड गोइंग इन. सो मूविंग आउट को आप प्लस वाला करंट मानेंगे, गोइंग इन को माइनस वाला मानेंगे, तो फिर दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर जीरो बनेंगे. सो हियर आई इज एक्चुअली जीरो अगेन. So the same thing will happen. B is equal to 0 will be the final answer. So this is the third region. So where does the magnetic field exist? For a toroidal solenoid. Yeah, for a toroid, the magnetic field exists inside of the toroid, in the core of the toroid actually.
और फिर उसका खोर के अंदर या खोर से बाहर उसका जो मैटर से बाहर जो एरिया है, चाहे वो फर्स्ट रीजन हो या थर्ड रीजन हो, वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट derivation and the next application of this Ampere and circular law in your textbook, that is for a infinitely long straight conductor. Infinitely long straight conductor. So you have an infinitely long straight conductor और इसके अंदर से कोई करंट फ्लो हो रहा है I. सो इस करंट की वजह से हम दो जगह पे इसका मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे. इनसाइड द कंडक्टर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड आउटसाइड द कंडक्टर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स derive what is outside the conductor. So suppose here is a point और इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो ये इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो यू हैव टू इमेजिन है Amperian circuit, an imaginary circular Amperian loop. ये Amperian loop इसीलिए आप इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि यहां से जो करंट जाएगी उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगी. सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब सर्कुलर है तो हम जो लूप कंसीडर करेंगे वो भी सर्कुलर करेंगे क्योंकि दो सर्कल के बीच में एंगल 0 होती है. तो फिर यहाँ पे जो एम्पियरन लॉ अपन बाय एम्पियर्स लॉ लिख सकते हैं. इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I डायरेक्ट लिख सकते है ना. और B और ये A की लूप है तो इसमें ABCD वगैरह लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें तो A की साइड है भाई. और B इंटू 2πr जो भी इसका डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की है ना. और ये जो इसका जो रेडियस है इसका रेडियस को ये मान लेते एक बार. ठीक है. सो द फर्स्ट केस दैट वी आर डूइंग इज R इज ग्रेटर देन A, मतलब आउटसाइड द कंडक्टर. सो आउटसाइड द कंडक्टर की बात कर रहे हैं. सो B इंटू 2πr और cos तो 0 ही आएगा क्योंकि दो सर्कल के बीच में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर है और जो अपन ने इमेजिनरी एम्पियरन लूप यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है वो भी सर्कुलर है. सो दो सर्कल के बीच में एंगल 0. सो B इज अ मैग्नेटिक फील्ड और dl इज अ लूप दैट वी आर कंसीडरिंग, वी आर इमेजिनिंग. तो ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारी एम्पियरन लूप है. तो इनको बीच में एंगल या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 90 होना चाहिए. ये हमारे लिए मतलब इजी हो जाती है. और म्यू नॉट और I करंट फ्लो हो रहा है. So B is equal to mu naught I upon 2πr. So this is a simple formula for magnetic field due to a current carrying conductor outside. Magnetic field outside actually at any point outside the conductor actually. So what about inside the conductor? R is less than E. मतलब inside the conductor somewhere here. यहाँ पे क्या होगा? तो ये R बन गया. तो यहां पर आपको ऐसा एक छोटा सा एम्पियरन लूप लिखना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही होगी. सो वहां पर भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I. लेकिन यहाँ पे I जो है पासिंग थ्रू दिस द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस लूप होगी. तो पहले तो ये वाला लूप था और उसमें ये करंट पूरी करंट फ्लो हो रही है. लेकिन अब लूप थोड़ा छोटा है और पूरी करंट जो है वो पूरे इतनी थिकनेस में फ्लो हो रहा है. तो अपन को अभी इतना ही थिकनेस चाहिए. तो इतनी थिकनेस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें पता है पूरा पाई ए स्क्वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है. तो यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होगी वो I अपॉन पाई ए स्क्वायर होगी. सो करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर एरिया क्या होगा? I अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर. तो पाई पाई कैंसिल, I इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो यहां पे जो करंट पासिंग थ्रू द लूप जो है, करंट पासिंग थ्रू द लूप लिखना पड़ेगा आपको. एंड द करंट पासिंग थ्रू द लूप जो है वो आपको थोड़ा सा ऐसा लिखना पड़ेगा म्यू नॉट I आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा. सो दैट्स ऑलरेडी फिक्स. सो जब आप इसका
B into 2 pi r, वही 2 pi r है अभी भी, इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और cos 0 ही है ना, B 2 pi r cos 0 ही है. So B is equal to म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और डिवाइड में अपन क्या भी लेंगे 2 pi r, तो ये r और r कैंसिल. So B is equal to, the final answer is mu naught I r upon 2 pi a square. So यहां पर सब कुछ कांस्टेंट है r के अलावा फॉर ए गिवन कंडक्टर. ये जो रेडियस है ये तो इमेजिनरी लूप का रेडियस है कि आप कितना बाहर निकाल सकते हो, है ना, दूर. या इधर अगर आप फाइंड करेंगे तो रेडियस और ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे फाइंड करेंगे रेडियस कम हो जाएगी, यहाँ पे फाइंड करेंगे तो रेडियस और कम हो जाएगा. सो आप कहाँ पर फाइंड कर रहे हैं तो ये यहाँ पर b इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ रहा है, लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ रहा है. सो बाहर इसका जो बिहेवियर थोड़ा अलग है, जैसे अपन स्फेरिकल कंडक्टर का करा था जो अभी सिलेबस में नहीं है फर्स्ट चैप्टर में, उसका अंदर तो जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन बाहर था it was proportional to 1 upon r square. So यहाँ पर बाहर तो proportional to 1 upon r है और अंदर proportional to r है. So अगर इसका ग्राफ भी बनता है तो इसका ग्राफ ऐसे अंदर का तो proportional to r बनेगा, और when radius r की बराबर हो जाएगी तो फिर ये 1 upon r की ग्राफ आ जाएगी. So the graph will be almost like this for a BR ग्राफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड है डिस्टेंस के बीच का ग्राफ थोड़ा ऐसा बनेगा. सो ये आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है ना, लेकिन आपके सिलेबस में ये मेंशन देगी स्ट्रेट कंडक्टर, इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी है. सो दीज आर द 3 मेजर एप्लीकेशंस, एंड प्लस बैट सवाट लॉ के इस्तेमाल करते हुए हमने एक डेरिवेशन करा, दैट इज आल्सो अनदर वन. और उसमें अपन लूप और कॉइल करके 2 पार्ट में भी कर सकते हैं या सिंगल पार्ट लूप, क्योंकि लूप और कॉइल में सिर्फ I और NI का फर्क है. सो अगर आप लूप और कॉइल को अलग अलग मानते हैं तो यू हैव 2 डेरिवेशन हियर एंड 3 एप्लीकेशंस हियर फॉर एम्पियर एंड सर्किट लॉ. सो टोटल 5 डेरिवेशंस आर हियर नाउ. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द मैग्नेटिक फोर्स and some application to magnetic force.